हेलो, देखिए अगर हम बात करें साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन की, सारे ही बच्चे ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइनिंग एंड द सर्टिफिकेशन? तो हमने कहा साइनिंग का मतलब होता है हमने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा और उसको साइन कर दिया। इट मीन्स अगर साइनिंग की हम बात करें तो साइनिंग का मीनिंग होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं वो हमने देख लिया है और हम उस पर साइन कर रहे हैं, लेकिन इस बात की श्योरिटी वो नहीं देते हैं, कोई डेक्लेरेशन नहीं देते कि ये जो है ट्रू है, करेक्ट है, एज पर लॉ है। इट्स अ फॉर्मेलिटी, इट इज टू बी साइन। हाँ, हमने ये देखा है। वहीं जब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, तो साइनिंग और सर्टिफिकेशन में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि सर्टिफिकेशन इस बात की श्योरिटी देते हैं, इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट को हम साइन कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, हम इस बात की डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट एज पर लॉ, अकॉर्डेंस विद लॉ, और इसके जो कंप्लायंसेस है वो ट्रू और करेक्ट है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो ये होता है सर्टिफिकेशन। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जब हम साइनिंग और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सीएस प्रोफेशन के अंदर साइनिंग और सर्टिफिकेशन का क्या रोल है और हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है प्रोफेशनल लेवल पे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी कई जगह तो साइनिंग पावर्स रखेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे कंपलसरी आपको सर्टिफिकेशन कराना है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जैसे हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन हमेशा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सर्टिफाई करते हैं। जब भी कभी हम किसकी बात करेंगे सर्टिफिकेशन की, तो सर्टिफिकेशन किसके द्वारा होगा? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, आइदर द सीए, आइदर द सीएस, आइदर द सीएम में। वहीं अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, हम बात करें कि मैम ये बताइए, जैसे हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो सर्टिफिकेशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर रहा है वो इस बात को डिक्लेयर करके साइन कर रहा है कि आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने खुद से चेक कर लिया, ये एज पर लॉ है, इसमें पूरे कंप्लायंसेस पूरे हैं, इसमें जो डॉक्यूमेंट में अटैचमेंट लगी है वो मैंने देख ली है, वो सब सही बनी हुई है, और उसके बाद अथॉरिटीज को वो डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट के पास, वो अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट चला जाता है। अब मुद्दा यहां पे ये उठता है कि जब वो डॉक्यूमेंट हम अथॉरिटी को फाइल कर ही देते हैं तो इससे अथॉरिटी का काम आसान हो जाता है। अथॉरिटी का क्या काम आसान होता है कि उसके पास कोई फर्म आया तो वो उसे अप्रूव कर देती है, क्योंकि इट इज टू बी सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल, प्री सर्टिफिकेशन हो गया। तो इससे फायदा क्या होता है? इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ अथॉरिटीज एंड स्मूथन द वर्क, फास्टन द प्रोसेस। तो जिस वजह से हम वो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं वो जल्दी अप्रूव हो जाता है, प्रोसेस फास्ट होता है, और आपको जितने भी हमारी अथॉरिटीज हैं उनको डीप डाइव जाके चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पे रोल आ जाता है किसका बच्चों? सर्टिफिकेशंस का। अब मुद्दा ये उठता है कि जैसे हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो साइनिंग और सर्टिफिकेशन में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि साइनिंग का मतलब है सिर्फ डॉक्यूमेंट को साइन करना, सर्टिफिकेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट को इस बात की पुष्टि करना, इस बात को श्योर करना कि ये एज पर लॉ है एंड विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ है। Signing means just putting a signature on a document, whereas certification means verifying. वर्ड यूज किया जाता है वेरीफाइंग एंड कंफर्मिंग द करेक्टनेस, एंड दूसरा वर्ड यूज होता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। करेक्टनेस और साथ में इन्होंने बोला ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट करेक्ट भी है और साथ में ऑथेंटिकेट भी है। अब जैसे कि कंपनीज एक्ट की बात कर लेते हैं, तो कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस का जिक्र मैं आपके साथ करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी 92 सेक्शन की। सेक्शन नंबर 92 कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा सेक्शन है जहां पे साइनिंग की भी बात होती है और सर्टिफिकेशन की भी बात होती है। अब सर्टिफिकेशन जब भी कभी आता है तो सर्टिफिकेशन एक लिमिट होती है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है कि इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो आपको ये क्या कराना पड़ेगा? सर्टिफाई कराना पड़ेगा। हम यहाँ पे कई सारे सेक्शंस इंटरलिंक करेंगे। एक हमारा सेक्शन है 92 जिसके अंदर एनुअल रिटर्न है, एक हमारा सेक्शन है बच्चों 448। सेक्शन 448 किसके ऊपर आता है? सेक्शन 448 लगता है प्रोफेशनल्स के ऊपर। अगर आपने कोई डिक्लेरेशन दिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके साइन करके सर्टिफाई करके दिया और वो ट्रू और करेक्ट नहीं था, आपने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, आपने कुछ छुपाया, तो आपके ऊपर 448 लेवी हो जाता है। 448 कहता है कि आपके ऊपर जो है 447 ऑटोमेटिक लग जाएगा। 447 के अंदर है फ्रॉड। तो अगर एक प्रोफेशनल गलत तरीके से ऑथेंटिकेट करता है, सर्टिफाई करता है, तो उसके ऊपर जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 448 लेवाई कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उसी प्रोफेशनल के ऊपर एक और प्रॉब्लम आती है कि उस प्रोफेशनल के ऊपर जो उनकी अपनी इंस्टीट्यूट होती है, जैसे ICAI है, ICSI है, CM इंस्टीट्यूट है, दे आर टेकिंग एक्शन एज अ कोड ऑफ कंडक्ट।
यहाँ पे मिसकंडक्ट में भी उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और वो मिसकंडक्ट ये बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन रेज हुआ है, सो आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। तो यहाँ पे जो अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडी मतलब इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के अगेंस्ट क्या ले सकती हैं बच्चों, एक्शन ले सकती हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने कहा जी कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे फाइल वेरियस ई फॉर्म्स किसके पास फाइल होते हैं, दैट इज टू बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास। दीज फाइलिंग्स में बी इवेंट बेस्ड लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर और एनुअल रिटर्न। और क्या बोला मैंने, एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इन्होंने कहा इसकी ऑथेंटिसिटी, टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दीज फॉर्म्स, to ensure authenticity and reliability of these forms, these to be authenticated by the authorized signatories through the digital signature certificate। देखिए एक तो इसमें सेक्शन की जिक्र होती है 92, एक सेक्शन आता है 448 और ऑटोमेटिक 447 लगता है, एक सेक्शन आता है 120। सेक्शन 120 जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का वो सेक्शन है। अब यहाँ पे एमसीए जो है ना ट्रस्ट करती है, एमसीए ट्रस्ट करती है प्रोफेशनल्स के ऊपर, जैसे सीए है, सीएस, सीएम में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के ऊपर, कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम होता है कि अगर एक बार कोई डॉक्यूमेंट प्री सर्टिफाई हो गया तो इट गिव्स अ स्मूथ एंड स्पीडी प्रोसेस टू द ऑथोरिटीज। तो ये सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, मतलब जो ऑथोरिटी है उनका बर्डन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब मैंने जैसे कि आपको पहले से ही समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइनिंग एंड अ सर्टिफिकेशन। तो साइनिंग और सर्टिफिकेशन में जो बड़े डिफरेंसेस है वो जरा समझिए। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑफ जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस, कि वो सही और करेक्ट है। प्री सर्टिफिकेशन का मतलब है करेक्टनेस ऑफ ई फॉर्म और डॉक्यूमेंट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स बिफोर इट इज फाइल्ड विद आरओसी। अब देखो प्रोफेशनल क्या क्या चीजें चेक करेगा। सबसे पहले कंप्लायंसेस विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट, प्रोविजन ऑफ द क्या बोला इन्होंने, एक्ट, एंड द साथ में क्या बोला, रूल्स। कंप्लीटनेस एंड लेजिबिलिटी ऑफ अटैचमेंट्स, एक्यूरेसी ऑफ पर्टिकुलर बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड साथ में कंपनी रिकॉर्ड्स। What is the objective? Reduce delay in registration। ये भी बात इन्होंने बोली कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्री सर्टिफाई करा देते हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रजिस्ट्रेशन में डिले नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑथोरिटीज को ज्यादा चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें चेक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस एट द सोर्स स्टेज, चेक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस एट द सोर्स स्टेज। तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी चेक की जाती है। एनकरेज सेल्फ रेगुलेशन बाय कंपनीज, और इससे जो है कंपनी सेल्फ रेगुलेट भी होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों रूल नंबर 8 की। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जब रूल नंबर 8 और 8A आता है तो वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करती हूँ। अब जो ये रूल 8 है इसका क्या रेफरेंस है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ध्यान देना मेरी बात पे, रूल 8 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है। जब भी आप देखोगे अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोफेशनल में और एग्जीक्यूटिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा कि हमारे यहाँ पे हम जो रूल 8 की बात करेंगे, जब हम रूल 8 की बात करेंगे तो रूल 8 के अंदर एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर दिया गया है। रूल 8 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फी रूल्स 2014। ठीक है, अब ये जो इसमें हम रूल के अंदर अलग अलग पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। रूल 8, 1, 2 से लेके 5 तक डिफरेंट बातें करेगा। और ये क्या कहना चाह रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन, ऑथेंटिकेट की बात कर रहा है। जब भी सुनना मेरी बात ध्यान से, साथ में एक पेंसिल भी रखना, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें जो की पॉइंट्स में बता देती हूँ उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी कंपनी को ई फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, इट मींस जब भी कभी हमारी कोई कंपनी ई फॉर्म्स डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करती है, मतलब आप ऑनलाइन फाइल किया जाता है, तो उसको ना वेरीफाई करना जरूरी है, डिजिटली वेरीफाई करना जरूरी होता है। ये बात हमारी रूल 8 में है कि ऑनलाइन अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो तो इट इज टू बी ऑथेंटिकेट, उसको साथ में डिजिटली ऑथेंटिकेट आपको करना पड़ेगा। यही बात इसमें फर्स्ट पॉइंट में बोली है, आप पढ़ सकते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स
ऑल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। हाउ, डिजिटली वेरीफाई कैसे करेंगे? अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम में घुस के कोई साइन कर देगा, डिजिटली वेरीफाई किया जाता है डीएससी से। डीएससी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, और उसमें ऑथराइज सिग्नेचरीज हमारे होते हैं एमडी, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, केएमपी, ये सारे हमारे प्रोफेशनल्स हैं। चेंज इन डायरेक्टर्स, फॉर्म रिलेटिंग टू, जैसे जब भी कभी हम कंपनी के अंदर न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे या डायरेक्टर रिजाइन करेगा, सीएस मस्ट बी साइन बाय कंटिन्यूइंग डायरेक्टर सीएस एंड केएमपी, तो वो भी साइन कराना पड़ेगा। प्लस उसी के साथ साथ स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अटैच टू ई फॉर्म्स मस्ट बी ओरिजिनली साइन डॉक्यूमेंट नॉट लेफ्ट ब्लैंक। ये कह रहा है कि जब भी कभी हम स्कैन डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे तो ये नहीं कि वो ब्लैंक है, वो प्रॉपर्ली आपके ओरिजिनल साइंड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आगे कहते हैं बहुत साइनिंग पर्सन, तो एक तो हो गया कौन, जो साइन कर रहे हैं, और दूसरा इन्होंने कहा सर्टिफाइंग प्रोफेशनल्स। सर्टिफाइंग प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग अटैचमेंट्स क्या है, कंप्लीट है, नंबर 2 क्या बोला, एक्यूरेट है, और नंबर 3 क्या बोला, लेजिबल लैंग्वेज में एज पर लॉ है। फिर उसके बाद एक इंसर्ट किया गया था, दैट इज टू बी रूल 8A, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन ई फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय आईआरपी। आईआरपी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसे इंसॉल्वेंसी के दौरान अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। आपके हिसाब से प्रोफेशनल, सपोज करिए आप ही कंपनी सेक्रेटरी हो, पीसीएस हो, आपके पास कोई फॉर्म प्री सर्टिफाई होने आया, सर्टिफिकेशन के लिए आया, तो आप उसे कैसे सर्टिफाई करोगे? मतलब सर्टिफिकेशन किस तरीके से होगा, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया सर्टिफाई होने के लिए, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन्होंने हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हम उनको चेक करेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज करिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो सर्टिफाई बाय प्रोफेशनल्स होनी चाहिए। अब मान के चलिए आपको कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आपको बोला गया जी कंपनी बनानी है। सपोज मैंने फोन करके बोला कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, तो आपके पास हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए। अब जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भिजवाए तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी उसमें? जैसे बिजली का बिल भी आएगा, यूटिलिटी बिल्स आएंगे, है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें आएंगी। तो आपकी क्या सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी जो कंपनी जहां पे कहाँ रहते हैं, वो डायरेक्टर कहाँ पर रहते हैं, तो आप एक बार विजिट तो करोगे ना, जाके देखोगे कहाँ रेजिडेंस है, जो एड्रेस दिया वही है या कुछ और है, कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन रहते हैं। आपको इन पर्सनल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कल को आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, तो वो आपने सर्टिफाई करके दिया है, आपने उसमें ये डिक्लेरेशन दिया है कि आई डिक्लेयर दिस की दिस कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स ट्रू, करेक्ट एंड ऑथेंटिकेटेड बाय मी। आपने इस चीज की श्योरिटी दे दी। अब आरओसी को जब हमने वो इनकॉर्पोरेशन स्पाइस फॉर्म फाइल किया, तो आरओसी तो चेक करने आई नहीं, उसने सोचा भैया प्रोफेशनल ने सर्टिफाई करी है, तो उसने अपने पार्ट पे सारी चीजें चेक कर ली होंगी। लेकिन प्रोफेशनल्स ने वहां पे पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं किया। इन फ्यूचर कंपनी फ्रॉड कर देती है, कौन फंसेगा जरा बताना? प्रोफेशनल। वो पूछेगा जब तुमने कंपनी बनाई थी तो तुम गए थे वहां पे, तुमने देखा था, तुम उनसे मिले थे? पहले ऐसे ही होता था कि जनरली कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो बिना देखे बिना मिले फोन पे ही डील होती थी, फोन पे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, उन्हीं को फाइल करके और कंपनी बना दी। बट आज की डेट में हमारी अथॉरिटीज जो है वो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जब कंपनी ज्यादा फ्रॉड करती है तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम ज्यादा होती है और एक्शंस लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे समझेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। A practicing company secretary while certify e-form is required to apply due diligence। ये वर्ड मैंने पहले ही बोला कि जो प्रोफेशनल्स होंगे वो क्या कंडक्ट करेंगे, दैट इज टू बी ड्यू डिलिजेंस, नॉट मैकेनिकली सर्टिफाई। मैकेनिकली मतलब कंप्यूटर नहीं सर्टिफाई करेगा, आपको खुद से चेक करना होगा। गो बियॉन्ड द कंटेंट ऑफ फॉर्म एंड इंश्योर कंप्लायंस विद सब्सटैंटिव लॉ। ये नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, हाँ डॉक्यूमेंट सही है, ट्रू है, करेक्ट है, दैट्स इट, नहीं, आपको सब्सटैंटिव लॉ भी देखना होगा। Be cautious in case of management disputes, investor complaints, regulatory inquiries. Certify that records are properly prepared and signed as per the act. Attachments क्या है? Legible है। No material information has been suppressed. कोई भी important information, suppressed का मतलब होता है छुपाना, उन्होंने कोई भी important information को छुपाया नहीं है। आगे देखिए, अब मैंने आपको बताया था जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ सेक्शंस बताए थे, बता सकते हो कौन कौन सा सेक्शन था? 92 का यूज होगा, 448 होगा, 447 होगा, सेक्शन 120 होगा। तो देखो अब आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर में सेक्शन आ गया, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 448।
अब ये 448 बेसिकली क्या कह रहा है, ए पीसीएस सर्टिफाई अ फॉर्म डिक्लेयर दैट इफ एनी फॉल्स और मिसलीडिंग सर्टिफिकेशन इज गिवन, अगर आपने फॉल्स या फिर मिसलीडिंग सर्टिफाई किया तो ही शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 448। अब 448 के अंदर लिखा हुआ है कि आपके ऊपर 447 लेवाई हो जाएगा। आगे कहते हैं पिनल कॉन्सिक्वेंसेस इफ प्रोफेशनल नोइंगली, यहां पे एक वर्ड यूज किया नोइंगली, मतलब अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो कि मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं करी तो आप बच सकते हो, लेकिन अगर कोर्ट में आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए कि अननोइंगली हुआ है तो एक्शन होगा। यही बचने की बस यही बात है। अगर आपने ऑथोरिटीज के सामने ये बात प्रूव कर दी, ये बात शो कर दी कि हमें नई जानकारी थी, हम जानबूझ के काम नहीं किया, तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज 110% होगी। पेनल्टी इंपोज होनी ही होनी है, कोई चांस ही नहीं है कि बच जाए, कोई रेयर चांसेस है कि आप बच सकते हो, पेनल्टी तो इंपोज होगी होगी। देखिए जरा, अब ये क्या कह रहे हैं, एक्शन में बी ऑल्सो टेकन फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर आईसीएसआई आईसीएससीएम में 448 किसके लिए लगता है जरा बताना, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, और यहाँ पे सजा के प्रावधान कितने, 10 साल तक की सजा हो सकती है। आगे 447 की हम बात करेंगे तो 447 में इन्होंने बोला स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इफ फॉल्स सर्टिफिकेशन अमाउंट टू फ्रॉड। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है अगर आपने फॉल्स सर्टिफिकेशन किया एंड उससे क्या हो रहा है, फॉल्स सर्टिफिकेशन अमाउंट टू फ्रॉड, उससे क्या हो गया, फ्रॉड। जैसे मैंने आपको अभी अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था मैंने, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और वो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, जब आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल किए तो इन फ्यूचर आपने वो पर्सनली वेरिफिकेशन नहीं करा, आपने डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट नहीं करे, आपने क्या किया, उठाया सारे डॉक्यूमेंट्स को और आरओसी को अप्लाई कर दिया, आरओसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, कंपनी पिक्चर में आ गई। अब जब कंपनी पिक्चर में आ ही चुकी है और उसके बाद उस कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया तो कंपनी के डायरेक्टर तो सब मिस हो गए, पता ही नहीं है कौन कहाँ क्या कैसे रह रहा है। आपने इस चीज को चेक नहीं किया, आपने इस चीज को देखा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट क्या होगा, एक्शन होगा। और भैया अगर कंपनी ने जितना फ्रॉड किया है उसमें से कुछ परसेंटेज आपके खिलाफ भी इंपोज कर दी जाएगी। अगर मान के चलिए कंपनी ने 10 करोड़ का फ्रॉड किया है तो हो सकता है 5 करोड़ की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाए। तो इसीलिए जब भी कभी सर्टिफिकेशन का वर्क होता है आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, इन पर्सनल वेरिफिकेशन करके ही करना चाहिए। While there are no major reported judgment, yet a false pre-certification by PCS, ये केस है। Similar principles can be drawn from case where director was, क्या बोला इन्होंने, director was held liable for what? False declaration. Court emphasized that self-regulation cannot become a formality. ये self जो आपका बेसिकली ये जो आपके आप जो सर्टिफाई कर रहे हैं, इट्स नॉट अ सिंपल फॉर्मेलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, इफ अ पीसीएस सर्टिफाई दैट एनुअल रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड करेक्टली, लेकिन बाद में पता चला शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दिखाया था वो झूठा था, आपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न शो किया था वो एकदम झूठा था, लाइबिलिटी विल फॉल ऑन बोथ कंपनी ऑफिसर्स एंड सर्टिफाइंग पीसीएस। किस किस के ऊपर लगेगी, कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर और सर्टिफाइंग पीसीएस के ऊपर। इसका नीचे एग्जाम्पल दिया है, अब हम इसकी थोड़ी सी क्रक समरी देख लेते हैं। इसमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो अब देखो मैं इसका ना एक आपके प्रोफेशन से कनेक्ट करते हुए एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपने कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन पढ़ा होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 164। सेक्शन 164 के अंदर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है फाइनल में, बीच में सेक्शंस आते ही रहते हैं। तो जो सेक्शन नंबर 164 है दैट इज टू बी डिस्क्वालिफिकेशन का है। सेक्शन 164 के अंदर ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है, जैसे कि डायरेक्टर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर के खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए,
डायरेक्टर ने कॉल का अमाउंट फेलियर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर ने को सजा नहीं मिलनी चाहिए 7 साल से ज्यादा, है ना। तो इस तरीके के सारे डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। अब हुआ क्या कि MGT 7 में जो रिटर्न फाइल होती है वो रिटर्न फाइल करनी थी, एंड रिटर्न इज टू बी सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल। जो रिटर्न सर्टिफाई करेंगे वो कौन करेंगे? प्रोफेशनल। कंपनी सेक्रेटरी ने बिना डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन चेक करे हुए रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न क्या कर दी? फाइल कर दी। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या बच्चों? प्रोफेशनल के अगेंस्ट सेक्शन लेवी हो जाएगा। कौन कौन सा? 448। 448 में तो ये बोला है कि आप कब फंसोगे, और 448 में सजा के प्रोविजन, 447 में सजा के प्रोविजन है। इट्स अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरिंग ड्यू डिलिजेंस, नॉट अ मैकेनिकल टास्क। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री सर्टिफिकेशन? अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये बताइए प्री सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या किस तरीके का इंपॉर्टेंस रहती है हमारी प्री सर्टिफिकेशन की, वो जरा देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 एंड MCA ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क एम्फसाइज, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने वर्ड यूज किया दैट इज टू बी ट्रांसपेरेंसी, दूसरा इन्होंने वर्ड यूज किया एक्यूरेसी, और तीसरा इन्होंने वर्ड यूज किया गवर्नेंस। सिंस फॉर्म्स आर फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, प्री सर्टिफिकेशन बाय द independent professionals like CS, CA and CMA, that documents submitted to the ROC are authenticated, correct and साथ में क्या बोला इन्होंने? reliable. Pre-certification is a cornerstones of corporate compliance, balancing company and accountability. What is the importance of pre-certification? अगर देखा जाए तो pre-certification की क्या importance है? सबसे पहले ensure correctness, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? ensure correctness. A professional verify correctness of particular stated in prescribed form with reference to books of accounts, statutory registers. अच्छा, आपको याद होगा statutory register कौन से सेक्शन में मेंटेन होते हैं? दैट इज सेक्शन नंबर 88। सेक्शन 88 के तहत रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। सेक्शन नंबर 90 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स, है ना, SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, तो ये उन सबको चेक करेगा। कंपनी रिकॉर्ड्स, इफ डिफेक्ट डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट, प्रोफेशनल एडवाइस करेगा किस चीज के लिए? कि आपको इन्हें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे प्रीएम्प्टिव स्टेप्स हैं। प्रीएम्प्टिव स्टेप का मतलब क्या है मैं बताती हूं आपको। वर्क एज प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बाय ensuring forms returns are true complete before filing ROC, can rely on professional certification, accept documents without detailed scrutiny। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई डॉक्यूमेंट ROC को फाइल किया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है तो अथॉरिटीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और वो उसके लिए उतनी ज्यादा जिम्मेदार नहीं रहती है। एड्स एंड गुड गवर्नेंस, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर स्टेक होल्डर सेंट्रल टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्ट इम्पोज ऑनरेटस ड्यूटी ऑन डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी टू एंश्योर व्हाट, किस चीज की जिम्मेदारी दे रहा है? दैट इज टू बी फेयर डिस्क्लोजर। प्री सर्टिफिकेशन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ व्हाट? मिस रिप्रेजेंटेशन। एनुअल रिटर्न सर्टिफाइड बाय PCS इज रिलाइड अपॉन बाय इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, कोर्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, कंप्लाइंस विद किसके साथ? सेबी रेगुलेशंस। प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन, प्री सर्टिफिकेशन शिफ्ट कंप्लाइंस टुवर्ड सेल्फ रेगुलेशन रादर देन ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक बार फॉर्म प्री सर्टिफाइड है, may record it without further what? बिना फर्दर वेरिफिकेशन के। दिस रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक बर्डन, स्पीड अप फाइलिंग एंड एंश्योर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। जब कोई डॉक्यूमेंट, ये मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ, जब कोई डॉक्यूमेंट पहले से ही प्री सर्टिफाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो देखो जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको काम मिलेगा, सबसे पहली चीज। दूसरा, कंपनी ये संतुष्ट हो जाएगी कि अगर प्रोफेशनल ने चेक कर लिया तो वो पहले ही बता देगा। देखो ये भी तो एक बात है ना, अगर प्रोफेशनल सर्टिफाई कर रहा है तो वो सारी चीजें चेक कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कहीं गड़बड़ी है तो वो बोल देगा कि ये डॉक्यूमेंट सही करके लाओ, ये सही नहीं है। तो इससे क्या है कि इन फ्यूचर उनके अगेंस्ट जो होने वाली पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है वो भी कम हो जाएंगे। फायदा किसका हो गया? कंपनी का। अब तीसरा फायदा हम ऑथोरिटीज का समझते हैं। ऑथोरिटी को क्या फायदा बता सकता है कोई बच्चा? व्हाट इज द बेनिफिट टू ऑथोरिटीज? बिल्कुल सही बात है, बर्डन कम हो जाएगा। और हमें सबको क्या फायदा है? स्मूथ, स्ट्रेंथन एंड स्पीड बन जाएगी, काम जल्दी जल्दी होंगे, फटाफट होंगे, क्योंकि ज्यादा डीप डाइव जाके चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी।
इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, अगर हम देखें, इफ अ पीसीएस नॉइंगली इशू अ फॉल्स सर्टिफिकेट ही इज लाइबल अंडर सेक्शन, कहाँ पे लाइबल होंगे बताना जरा, अंडर सेक्शन 448। और 448 ऑटोमेटिकली कौन सा सेक्शन आ जाता है पिक्चर में, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 447। एंड आगे आता है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, दैट इज टू बी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आगे देखिए क्रक्स समरी देख लेते हैं, करेक्टनेस, एंश्योर फाइलिंग आर एक्यूरेट एंड डिफेक्ट फ्री, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। प्रिवेंटिव मैकेनिज्म तो इसलिए कि आरओसी को डॉक्यूमेंट बाद में फाइल कर रहे हैं, पहले हम अपने पार्ट में उन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा रहे हैं। गवर्नमेंट स्ट्रेंथन डिस्क्लोजर एंड शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेगुलेशन प्रमोट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे सबसे बड़ी बात है रिड्यूस किसका बर्डन हो रहा है, दैट इज टू बी रिड्यूसिंग आरओसी बर्डन। अकाउंटेबिलिटी, फॉल्स सर्टिफिकेशन अट्रैक्ट लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने कहा व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ प्री सर्टिफिकेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री सर्टिफिकेशन वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, इट वाज ग्रेजुअली डेवलप्ड थ्रू व्हाट, सर्कुलर कमिटीज रिकमेंडेशंस, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स, क्रिस्टलाइजिंग अंडर कंपनीज एक्ट। The main object was to ensure what? इनका main object क्या है? Is to ensure accuracy of document filed, to avoid delay in registration. दूसरा, reduce workload of the ROC by placing responsibility on independent professionals like company secretaries, chartered accountants and साथ में बोला क्या बच्चों, cost accountants। आगे हम देखेंगे इसमें parliamentary standing committee। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंडोर्स द नीड फॉर वेरिफिकेशन। इन्होंने ये बात बोली कि भैया आज के डेट में वेरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है, एंडोर्स द नीड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, जब प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होंगे तो सबसे बड़ा फायदा है कि डिफेक्टिव फाइलिंग्स कम होंगी, डिफेक्टिव फाइलिंग्स का जो नंबर है वो कम होगा। दूसरी थी बच्चों नरेश चंद्रा कमेटी, हाई लेवल कमेटी ऑन कॉर्पोरेट ऑडिट गवर्नेंस चेयर्ड बाय नरेश चंद्रा, अ वाइड गैप बिटवीन स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शंस एंड प्रैक्टिकल कंप्लायंस। रिकमेंड क्या किया इन्होंने भी यही कहा कि इट इज टू बी प्री सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरीज टू रिमूव डिफेक्ट्स, ताकि इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को रिमूव कर सके। सजेस्ट पेनल्टीज, मॉनिटरी एंड डिसिप्लिनरी, दिस रिकमेंडेशन लिंक प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा कॉन्सेप्ट ऑन पेपर ऑन रिवैम्पिंग कंपनी लॉ, कॉन्सेप्ट पेपर दिया था, यहाँ पे इन्होंने रीऑर्गेनाइजिंग प्री सर्टिफिकेशन नेसेसरी। फिर यहाँ पे आपके कंपनीज एक्ट के तहत एक नोटिफिकेशन आया था और इन्होंने ये बोला था ये कंपलसरी हो गया है कि एमसीए मस्ट ऑथेंटिकेट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर वेयर एप्लीकेबल, किससे प्री सर्टिफाइड होंगे, बाय दी प्रोफेशनल्स। आगे सेक्शन 447 और 448 तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा ही दिया है। देखिए हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने सर्टिफिकेशन, साइनिंग और सर्टिफिकेशन कवर अप किया था कि साइनिंग और सर्टिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, साइनिंग और सर्टिफिकेशन जो है कहाँ पर ज़रूरी होते हैं और सीएस का सर्टिफिकेशन में क्या रोल है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैं अगर सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन नंबर 92 हमने डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 120, सेक्शन 448, सेक्शन 447, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टू बी वेरियस सर्टिफिकेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी कभी सर्टिफिकेशन की बात होगी तो बीच में हमारे जो है वो पीसीएस ही आएंगे, मतलब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स ही कवर होते हैं। अब सबसे पहले ना हम कंपनीज एक्ट में स्कोप देख लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर आप प्रैक्टिस ज्वाइन करते हो तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस आपको करने होंगे। तो प्री सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो सर्टेन ई फॉर्म्स, वैप फॉर्म्स रिक्वायर प्री सर्टिफिकेशन बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो बिफोर फाइलिंग टू द आरओसी। मैंने आपको कल भी बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सर्टिफिकेशन। द रोल ऑफ सर्टिफिकेशन इज वेरी क्लियर कि आपको अथॉरिटीज को कोई फॉर्म फाइल करना है तो अथॉरिटीज को जो फॉर्म फाइल किया जाएगा उसे फाइल करने से पहले वो सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, सर्टिफाई होना जरूरी है। उससे क्या होता है कि जो अथॉरिटीज होती है उनका बर्डन कम हो जाता है और उनको ऐसा लगता है जब एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल ने सारी चीजें चेक करके साइन कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, सो अब हमें डीप एंड डाइव में बहुत सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है एंड इट गिव्स अ
a smooth functioning, it gives a speed to the incorporation, it is gives speed to the corporates कि उनके काम फटाफट जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हुए कौन कौन से फॉर्म्स हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है? INC 20A है ना, COB इन डिक्लेरेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बुरीविंग पावर्स, इसका सेक्शन भी मैं बता देती हूँ, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 10A। सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया था आफ्टर अमेंडमेंट, तो सेक्शन 10A के तहत जो COB है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको सर्टिफाई कराना है। नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो है ना, INC 28 नोटिस ऑफ कोर्ट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जब भी कभी शेयर इशू करोगे, शेयर्स अलॉट करोगे तो उसमें आपको अलॉटमेंट रिटर्न फाइल करनी है। SH7 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, CHG 1 से लेके CHG 9 तक। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि चार्ज के सेक्शन है, सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन नंबर 87। सेक्शन 77 से स्टार्ट होके सेक्शन 87 तक के हैं। MGT 14 फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशंस एंड साथ में क्या है, एग्रीमेंट्स। DIR 6 DIR 12 चेंज इन पर्टिकुलर्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। MR1 MR2 अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। MSC 1 डॉर्मेंट कंपनी को जो फाइल किया जाता है स्टेटस के लिए, और रिटर्न्स है, रीएक्टिवेशन है, ये सब है। जनरल एप्लीकेशन फाइलिंग्स टू द RD एंड एक्सेट्रा। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, निधि कंपनीज के लिए है। एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेशन MGT 7 सेक्शन 92 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे स्कोप में हमने बताया जहाँ पे सर्टिफिकेशन कराया जाता है किससे, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर हम अदर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 की अगर हम बात करें, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद एक्ट इनकॉर्पोरेशन, उसी के साथ साथ कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स है, कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, ये सारी चीजें। सेबी रेगुलेशंस में आप देखोगे सर्टिफिकेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर है ना, रेगुलेशन 24A, रेगुलेशन 55A, रेगुलेशन 76, सेबी सर्कुलर्स हैं, ये यहाँ सब भी कहीं ना कहीं सेबी में के अंडर में भी, सेबी रेगुलेशंस में भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। अदर सेबी सर्टिफिकेशंस की बात करें अगर हम, तो कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, राइट, सर्टिफिकेशन अंडर शेड्यूल 5 है, सर्टिफिकेशन इन प्राइवेट प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग IPO। उसके बाद अगर हम इसकी क्रक्स समरी देखें तो वो यही है कि कंपनीज एक्ट में मल्टीपल जगह कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का रोल है, मल्टीपल फॉर्म्स जाते हैं, INC, PS 7, SH, CHG, MGT, AOC, DIR, NDG, MR, MSC, GNL। सेबी रेगुलेशंस में भी रोल है, PSC, PCS रोल गेट कीपर ऑफ कंप्लायंसेस। आगे अगर हम देखें प्री सर्टिफिकेशन अंडर LLP, अगर हम प्री सर्टिफिकेशन की बात करें, प्री सर्टिफिकेशंस की बात करें अंडर LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसका लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। LLP एक्ट, साथ में LLP रूल्स भी हैं, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है ना, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की जाती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आपका कंपनीज एक्ट के तहत होता है और ROC की साइड पे होता है। इसी तरीके से जो हमारी LLP है, LLP का भी इनकॉर्पोरेशन आपका MC की साइड से ही होता है ना, MC की साइड से इनकॉर्पोरेशन किया जाता है टू एंश्योर एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड कंप्लायंस अंडर सर्टेन LLP फॉर्म्स। द रोल ऑफ PCS हियर इज सिमिलर टू प्री सर्टिफिकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ LLP के फॉर्म्स भी देख लीजिए। फॉर्म 3 है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग LLP एग्रीमेंट, चेंज अमेंडमेंट्स। फॉर्म 4 फाइलिंग ऑफ केस ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। फॉर्म 11, फॉर्म 15, राइट। अदर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस बाय PCS अंडर LLP फ्रेमवर्क। वैल्यूएशन रिपोर्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट्स है, सर्च रिपोर्ट्स है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ PCS सर्टिफिकेशंस इन LLP? पहला है ऑथेंटिसिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको अगर क्रक्स के फॉर्म में याद करना है तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो, दैट इज टू बी फॉर्म 3 LLP एग्रीमेंट्स एंड चेंजेस, फॉर्म 4 पार्टनर्स एंड डिजिग्नेटेड पार्टनर्स चेंज, फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न, फॉर्म 15 रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन बिफोर प्री सर्टिफिकेशंस। स्टैट्यूटरी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, प्री सर्टिफिकेशन इज एन अटेस्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। प्रिपरेशन की बात कर रहा है कि आपको अगर कभी कोई फॉर्म सर्टिफाई करना है तो उससे पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, मतलब क्या क्या प्रिपरेशंस रहेंगी जब आप इसे सर्टिफाई करोगे।
प्री सर्टिफिकेशन इज एन अटेस्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वेरियस सेबी रेगुलेशंस बिफोर सर्टिफाइंग, वो ये चेक करेगा कि जो हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस का पालन किया नहीं किया, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, एक्यूरेसी ऑफ पर्टिकुलर्स, है ना। रॉन्ग सर्टिफिकेशन कैन अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 448। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन 448 के तहत आपके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई हो जाती है, क्योंकि 448 में यही बोला कि रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर अगर डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग है तो ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट क्या हो जाता है, प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप गलत तरीके से आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग सर्टिफिकेशंस करोगे, देन इन दैट सिचुएशन ऑब्वियस सी बात है आपके अगेंस्ट एक्शन हो ही जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सब चीज़ों को क्या करो, बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करके, नहीं तो आपकी जॉब, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 448 में ये तो बोला ही गया कि 447 लेवी होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी आप आ जाओगे, एथिकल मिसकंडक्ट में भी आप आ जाओगे, तो आपकी इंस्टीट्यूट भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ये चीज़ है। आगे की प्रिपरेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीएस, study the law through, read Companies Act 2013 relevant law, familiarize practical filing procedures, engagement authorizations, right, obtain letter of engagement or board resolutions, legal mandate चाहिए, documentation and verification, verify all original records of company, legibility, authenticity, ensure all attachment are legible, visible and complete, authorized signatory confirm that e-form is signed by company authorized by person, awareness of legal approvals। ये भी इन्होंने पॉइंट बोला कि चेक वेदर एनी अप्रूवल ऑफ बोर्ड, शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय पीसीएस टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन सर्विस। हर एक पीसीएस या पीसीएस फर्म जो है वो जब भी कभी सर्टिफिकेशन सर्विसेज देगी तो ओपन रखेगी, दैट इज टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय पर्सन ऑथराइज बाय आईसीएसआई और रेगुलेटर्स। तो वो आपने क्या काम किया उसका आपको रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा ना, बिना रजिस्टर बनाए काम चल ही नहीं सकता, बिना रजिस्टर बनाए तो काम चल ही नहीं सकता। तो आपको एक रजिस्टर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, रजिस्टर आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना रजिस्टर बनाए काम चलेगा ही नहीं। क्यों, रजिस्टर में साफ साफ लिखा होगा साफ साफ लिखा हुआ होगा कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया और कितना काम किया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज एवरी पीसीएस फर्म मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन। दिस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय आईसीएसआई और रेगुलेटर्स। आगे फिर ये कभी भी चेक कर सकते हो। आगे फिर ये भी बोला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो कि मैं आपको अभी अभी बता ही रही थी कि जब भी कंपनी सेक्रेटरी अपना काम करेगा तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर सर्टिफिकेशन जब भी करेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन के बाद चीज़ों को कंसिडर करेगा और तभी जाके आप क्या कर सकते हो, सर्टिफाई कर सकते हो। आगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करते हैं तो हमारा जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है 1980, उसके अंदर पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। अगर पीसीएस अलाउ अ नॉन मेंबर और नॉन पार्टनर sign on this behalf in respect of certification, it is considered as professional misconduct। ये क्या है, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए जो है सीएस है, ठीक है, और मिस्टर ए जो सीएस उसने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसमें जो अदर पार्टनर्स हैं वो नॉन प्रोफेशनल है या नॉन मेंबर है, और आपने उन्हें साइनिंग पावर दे दी, आपने उनसे कह दिया कि ठीक है जी आप क्या कर सकते हो, साइन कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप ये चीज़ समझना, इट्स अ केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। व्हाई इट्स अ केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को साइनिंग पावर दे दी जो कि प्रोफेशनल है ही नहीं, जो प्रोफेशनल है ही नहीं, और आपने उसे साइनिंग पावर दे दी, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ों को सही से सर्टिफाई नहीं कर पाएगा। सो इट्स अ केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सच मिसकंडक्ट में अट्रैक्ट अ डिसिप्लिनरी एक्शन। ये मिसकंडक्ट किसको अट्रैक्ट करते हैं? डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है आईसीएसआई की तरफ से, आपको रिप्रिमेंड किया जा सकता है, मतलब डांटा जा सकता है, डांट के छोड़ा जा सकता है, या आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे हम, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। इमेजिन पीसीएस इज एंगेज टू प्री सर्टिफाई MGT7 एनुअल रिटर्न ऑफ लिस्टेड कंपनी। बिफोर सर्टिफाई उसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी? जब आप सर्टिफाई कर रहे हो एनुअल रिटर्न तो कुछ चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न मैच कर रही है कि कंपनी रिकॉर्ड से,
Approval of board and shareholders are properly recorded in minutes. Whether financial data agree with audited FS, है ना. और अगर आपने oral assurance कर लिया मैनेजमेंट से and fail to verify the records, he may be liable under section 448 for a false certification. आगे हम अगर इसकी क्रक्स समरी देखें तो प्री सर्टिफिकेशन इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस बट अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू. PCS must obtain authorization, verify original records, ensure accuracy, legibility and compliances, maintain a certification of register, avoid delegated signing. Failure may lead to what? Professional misconduct and statutory liabilities. उसी के साथ साथ आगे हम देखेंगे इसमें दिस इज अ केस ऑफ ई फाइलिंग, कॉमन एरर्स, कंसिडरेशन एंड रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन. अब देखो कुछ कॉमन एरर्स की बात करते हैं, ध्यान देना भी इस बात पे क्या क्या एरर्स हो जाते हैं. ऑटोमेशन अंडर MC21 पोर्टल. तो प्रोफेशनल्स एंड कंपनीज ऑफन ओमिट अवॉइडेबल एरर्स इन ई फाइलिंग. दीज आर डिजिटल सिग्नेचर इशूज. ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है. DSC नोट रजिस्टर्ड ऑन MCA पोर्टल. DSC एक्सपायर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग. पेमेंट रिलेटेड इश्यूज, चलान पेमेंट नॉट डन बिफोर एक्सपायरी डेट. डुप्लीकेट पेमेंट्स हो जाते हैं, है ना. साइज, फॉर्म का साइज आपको ध्यान रखना है, वो फाइल नहीं होगा. अटैचमेंट जो है वो कंप्रेस्ड होनी चाहिए, है ना. फॉर्म नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड बिफोर फाइलिंग. इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स हो जाती हैं कई बार. कुछ जगह टेक्निकल एरर्स भी आते हैं, जैसे कि कंपेटेबिलिटी भी होना जरूरी है, जैसे कि यूजिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, ओल्डर वर्जन ऑफ Adobe एंड Java, रॉन्ग ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशंस. What are the consideration before filing e-forms? A practicing company secretary must ensure the following before certification and filing. सबसे पहले study of instruction kit, read the instruction kit of respective e-forms, verification of DIN and DSC, DIN of director must be updated on MCA portal, digital signature certificates, cross verification with master data, attachments ध्यान में रखनी होगी. All attachment must be complete, scanned, page numbered in order, prefer PDF format with minimum file size. और क्या दिक्कत आती है? टाइमली फाइलिंग. सबसे पहली चीज जो है, आपको जो फाइलिंग करनी है वो ऑन टाइम करनी है. जो आपकी फाइलिंग होनी चाहिए वो ऑन टाइम होनी चाहिए. ऑन टाइम होनी चाहिए. टाइमिंग फाइलिंग फॉर्म्स वेल बिफोर ड्यू डेट. अवॉइड लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ड्यू टू सिस्टम एंड लोड एंड चलान एक्सपायरी इश्यूज. Accuracy of entries must match supporting documents. Date of resolution e-forms must tally with minute books entry. No revision option. Once form is taken on record, revision cancellation is not available. ये ध्यान रखना. एक बार आपने फॉर्म ऑन रिकॉर्ड डाल दिया तो अब आप उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. पेमेंट ऑफ फीस, इफ पे लेटर ऑप्शन इज सिलेक्टेड, चलान मस्ट बी पेड बिफोर एक्सपायरी डेट. प्रोफेशनल विजिलेंस, PCS शुड एडवाइज कंपनी टू ट्रैक रिपोर्टेबल इवेंट्स लाइक जैसे कि डायरेक्टर्स में चेंज होना, है ना. चार्ज क्रिएशन का है. यूज ऑफ MCA यूटिलिटीज, ऑलवेज यूज प्रीफिल, चेक, प्री स्क्रूटनी ऑप्शंस बिफोर अपलोड. ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें, इंश्योर DSC यूज्ड मैच बिफोर डेलीगेशन एंड ऑथराइजेशन. फिर उसके बाद रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करें, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन सर्विस एवरी PCS मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन. उन्हें एक रजिस्टर मेंटेन करना है सर्टिफिकेशन का, जिसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे. दैट इज टू बी साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, इशू ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स, है ना. इंटरनल ऑडिट के प्रोविजंस, जितने भी इंटरनल ऑडिट है वो सारे प्रोविजंस. और बच्चों, अभी जो भी बच्चे लाइव में क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बार रिप्लाई करेंगे कौन कौन क्लास ले रहा है अभी लाइव में जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं. अभी जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं एक बार रिप्लाई करना जरा. हाँ जी. फिर उसके बाद इन्होंने कहा इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में बता सकते हो कौन सा सेक्शन है? इंटरनल ऑडिट का सेक्शन है बच्चों सेक्शन नंबर 138. तो इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एनुअल कंप्लायंसेस ऑडिट अंडर सेबी. ओके. इंटरनल ऑडिट का कौन सा सेक्शन है बताओगे बच्चों? इंटरनल ऑडिट का कौन सा सेक्शन है? इंटरनल ऑडिट सेक्शन नंबर, यस वेरी गुड. इंटरनल ऑडिट का सेक्शन है सेक्शन नंबर 138. हाँ, थोड़ा सा कनेक्ट रहो, थोड़ा सा प्रोविजंस को रिवाइंड करते रहो. तो कौन सा सेक्शन है? दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 138. अच्छा, उसी के साथ साथ आप इसमें देखोगे
एनुअल रिटर्न का कौन सा सेक्शन है? थोड़ा सा सेक्शंस पे कमांड अब करना शुरू करना होगा क्योंकि आपको इंडस्ट्री में जाके वर्क करना है. दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 92. ये है सेक्शन नंबर 92. एनुअल रिटर्न का सेक्शन है सेक्शन नंबर 92. ओके, अब इसमें इंटरनल ऑडिट. अच्छा, मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछती हूँ क्योंकि देखिए प्रोफेशनल जब लेवल होता है तो मानते हैं कि आपको सब कुछ पता है. एग्जीक्यूटिव का तो इंटरनल ऑडिट कौन कौन कर सकता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और रिप्लाई करना. जो बच्चे अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं रिप्लाई करना. अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक शेड्यूल बताऊंगी, थोड़ा सा क्लास का अवेयरनेस आपको रहेगी कि किस किस तरीके से क्लास चलेंगी. ठीक है जी, तो क्लास का पूरा शेड्यूल अपडेट करूंगी किस टाइम से किस टाइम तक हमारी सारी क्लासेस चलती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को भी क्लास का आइडिया नहीं है. ठीक है जी, तो मुझे पहले ये इस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और ठीक है 1 साल के बाद लगभग दिसंबर के बाद आप क्रॉस कर जाओगे सीएस, और या जून के बाद आप क्रॉस कर जाओगे सीएस, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. आप मुझे बता सकते हो इंटरनल ऑडिट कौन कौन कर सकता है? हु इज एलिजिबल फॉर इंटरनल ऑडिट? रिप्लाई करना जरूर सारे बच्चे. इंटरनल ऑडिट कौन कौन कर सकता है? इंटरनल ऑडिट कौन कौन कर सकता है? मैं बता देती हूँ. इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें तो हमारे जो इंटरनल ऑडिट, एनी आइडिया? कोई भी कर सकता है. आइदर द सीएस, आइदर द सीए, आइदर सीएमए और आइदर द अदर प्रोफेशनल. ऑथराइज होना चाहिए. ठीक है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशंस हैं, ई फॉर्म सर्टिफाइड एंड साइन, ये सब है. अब इसकी अगर हम क्रक समरी देखें तो ई फाइलिंग एरर ऑफन अकर ड्यू टू डीएससी एक्सपायरी, चलान इश्यूज, रॉन्ग पर्टिकुलर्स, ओवरसाइज फॉर्म्स और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर. कंसिडरेशन बिफोर फाइलिंग इंक्लूडिंग जैसे कि डिन चेक करना, डीएससी एक्सपायर तो नहीं हो रही, डीएससी को चेक करना, मास्टर डाटा निकालना. कंपनी का मास्टर डाटा साइट से निकल जाता है जिसमें कंपनी की मेन इंफॉर्मेशन आ जाती है, सारी अटैचमेंट्स चेक करना, टाइमली फाइलिंग एंड यूजिंग एमसी यूटिलिटीज. पीसीएस रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी. उसके बाद अब हम आएंगे बच्चों, एनुअल रिटर्न का सेक्शन बताइए कौन सा है, देखते हैं कौन बताएंगे. एनुअल रिटर्न का सेक्शन प्लीज रिप्लाई करके बताएं. एनुअल रिटर्न का सेक्शन कौन सा है? एनुअल रिटर्न का सेक्शन है 92. ठीक है. तो एनुअल रिटर्न में दो बातें होती हैं. एक होता है एनुअल रिटर्न की साइनिंग, ठीक है, और एक होती है एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेशन. देखो अब इधर सेक्शन 92 की अगर हम बात करें, MGT 7 एनुअल रिटर्न ऑफ ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ओपीसी स्मॉल कंपनी को एग्जेम्पशन दिया है. फाइल फॉर्म इन फॉर्म MGT 7 है. ये तो MGT 7 में जाती है और इनकी जाती है MGT 7 में. MGT 8 में जाता है सर्टिफिकेशन. ठीक है, सर्टिफाई करता है पीसीएस, लेकिन हर कंपनी को जरूरत नहीं है. एक तो लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी को तो सर्टिफाई कराना ही कराना है, राइट. एक तो लिस्टेड कंपनी है और दूसरी कंपनी है जिनके पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीडिंग 10 करोड़ और मोर है. एवरी कंपनी विद टर्नओवर 50 करोड़ और मोर. तो ये दो लिमिट याद कर लेना एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है. एवरी कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ या उससे ज्यादा. एवरी कंपनी विद टर्नओवर ऑफ ₹50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा. ठीक है जी. अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. हमने कहा व्हाट इज द एवरी कंपनी में, देखो यहाँ पे जब वर्ड एवरी कंपनी यूज होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें प्राइवेट कंपनी भी कवर हो जाती है, इसके अंदर पब्लिक कंपनी भी कवर हो जाती है. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन. अगर पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन की हम बात करें, टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी, to ensure authenticity and accuracy of information filed, to bring in accountability and professional responsibility of PCS. ठीक है. एक तो ऑथेंटिसिटी चेक करना, जैसे आपको कोई रिकॉर्ड दिया, मान के चलो किसी ने अपना वोटर आईडी कार्ड दिया, तो कई बार फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं. साइट पे डाल के चेक करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहा है उसको डॉक्यूमेंट्स को चेक करो कि वो सही भी है नहीं है. ऐसा तो नहीं वो अनऑथेंटिकेट है, मतलब सही ना हो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो. टू अनेबल रेगुलेटरी लाइंस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी, टू सर्व एज कंप्लायंस चेक टूल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. PCS responsibility under MGT 8. PCS must certify that correctness of disclosure. Annual return disclose facts correctly and adequately as on close of financial year. Compliance with Companies Act 2013. तो यहाँ पे इन्होंने बोला स्टेटस ऑफ कंपनी.
सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, क्या रजिस्टर एंड रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स एंड रिटर्न्स, मीटिंग्स, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर सिक्योरिटी होल्डर, लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स है ना, लोन टू डायरेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आगे इन्होंने बोला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कंपनी का रिलेशन जो है वो 188 में डिस्क्लोज दिया गया है, रिलेटिव और रिलेटेड पार्टी दोनों दी गई हैं, उसको चेक करना होता है। डिविडेंड मैटर्स, डिक्लेरेशन, डिविडेंड का सेक्शन बता सकते हो कहां से शुरू है, सेक्शन नंबर 123 से लेके 127। तो डिविडेंड के सारे प्रोविजन चेक करने हैं कि टाइमली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, सेपरेट अकाउंट में जमा हो, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर के एमपी, ऑडिटर, अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज, डिपॉजिट्स, borrowings and charges, loan investment and guarantee security, alteration of MOA and AOA wherever applicable. Documents PCS must certify. Documents PCS must verify before issuing MGT8 certificate. PCS must examine. क्या क्या examine करेंगे? नंबर 1 statutory registers, नंबर 2 MOA and AOA, E-form files with MCA, financial statement, लिस्ट ऑफ प्रमोटर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, मिनट ऑफ बोर्ड एंड कमेटी जनरल मीटिंग। आगे देखिए, दिस इज अ क्रक्स समरी। MGT 7, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, MGT 7 फाइल्ड विद बाय ऑल कंपनीज। MGT 7 किसके लिए जाता है, दैट इज टू बी, इनको रिलैक्सेशन दी गई है कि आपको PCS से साइन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप छोटी कंपनी हो। MGT 8 में लिस्टेड कंपनी और जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, और टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। PCS मस्ट सर्टिफाई करेक्टनेस ऑफ डिस्क्लोजर, PCS मस्ट वेरीफाई रजिस्टर्स, MOA, फाइलिंग, FS। और अगर आपने गलत सर्टिफिकेशन किया, आपने रॉन्ग सर्टिफिकेशन किया, तो ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट एक लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी, लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और उसी के साथ CS एक्ट में। CS एक्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगेगा और रॉन्ग सर्टिफिकेशन में लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट आ जाएगी। आगे हम चलेंगे बच्चों साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब साइनिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि साइनिंग तो सभी कंपनीज को करानी है। साइनिंग तो मतलब जितनी भी कंपनीज है, साइनिंग का तो सबके केस में है, साइनिंग तो सभी को ही करानी है, ऐसी कोई नहीं रहेगा जिसको साइनिंग नहीं करानी है, मतलब सभी जो है साइनिंग कराएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है बच्चों यहाँ पे कि जब हम साइनिंग की बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की, तो साइनिंग किसको नहीं करानी, तो देखो मैं बता देती हूँ आपको। OPC और स्मॉल कंपनी को साइनिंग से मना करिए है क्योंकि हर कंपनी के एनुअल रिटर्न साइन जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, मतलब साइनिंग जब भी कभी की जाएगी तो कंपनी सेक्रेटरी साइनिंग करेंगे। तो अब जैसे अगर छोटी कंपनी है, OPC स्मॉल कंपनी, तो उनके लिए तो बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उनको इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो देखिए क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट 92(1) एनुअल रिटर्न MGT 7 मस्ट बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय PCS। आगे कहते हैं फॉर OPC स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप तो एनुअल रिटर्न मस्ट बी साइन बाय CS, और अगर कोई CS नहीं है तो इसमें इन्होंने सिंपल बोल दिया कि आप डायरेक्टर से भी साइन करा सकते हो। ये तो है साइनिंग की बात। 92 में दोनों प्रोविजन है, मैंने पहले भी बताया था। 92 के अंदर साइनिंग भी आती है और 92 के अंदर आपके सर्टिफिकेशंस भी आते हैं। तो अगर सर्टिफिकेशन ऑन साइनिंग की बात करें तो सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने व्हेन साइन बाय CS, PCS या डायरेक्टर, दे सर्टिफाई दैट, है ना, दे सर्टिफाई दैट। तो सर्टिफाई किससे कराना है आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपके यहाँ पे CS नहीं है देन यू हैव टू सर्टिफाई, और सर्टिफिकेशन में क्या रहेगा,
तो सुनिए जरा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, when signed by CS, PCS and director, they certified that return states that जो भी facts आपने इसमें mention किए हैं वो correct है, adequate है, as they stood on the date of closure of financial year. आगे कहते हैं unless expressly stated otherwise, the company has complied with applicable provisions of the act. Additional certification for private companies के लिए इन्होंने बोला company has not issued any public invitation to subscribe securities since last return. और आगे ये भी बोला कि अगर मेंबर्स 200 से एक्सीड हो रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपका जो है एडिशनल सर्टिफिकेशन हो जाएगा. मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप सीज कर जाओगे मेंबरशिप, आप सीज कर जाओगे प्राइवेट कंपनी का स्टेटस. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सीएस एंड पीसीएस. सीएस और पीसीएस सर्टिफाई करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ट्रू हैं, करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं एंड लेजिबल हैं. No material information has been suppressed or concealed. Company has complied with the act and rules on any non-compliance must be specifically observed in the certification. Timing and appointment of PCS. Exhaustive work involved in annual return verification. Board should appoint PCS at the beginning of each financial year. Board should appoint PCS at the beginning of each financial year. ये इन्होंने कहा कि बोर्ड जो अपॉइंट करेगा PCS को वो कब करेगा? At the beginning of each financial year. PCS must ensure that facts and figure in annual return tally with financial statements, statutory registers, records and documents maintained by company. आगे इसकी यहाँ पे क्रक्स समरी आई है, अब सुनना ध्यान से. क्रक्स समरी में जनरल रूल क्या है कि इट इज साइंड बाय डायरेक्टर प्लस CS. इफ नो CS देन बाय द PCS. फिर कहते हैं अभी किसने ज्वाइन की है क्लास, जरा बताना. अभी किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी, एक बार रिप्लाई करना जरा. अभी जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी एक बार रिप्लाई करें. चलिए अब देखिए, इधर सुनिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, यहाँ पे फोकस करना. सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जनरल रूल का साइन बाय डायरेक्टर प्लस CS. अगर CS नहीं है, अगर CS नहीं है तो PCS, लेकिन OPC स्मॉल कंपनी के लिए वो भी मना किया है. आगे बोला कि आपकी सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन इज इक्वल्स टू करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंप्लायंस विद एक्ट, disclosure of non-compliance. PCS must be appointed early in financial year through verification. Court protect compliance filing even if director are disqualified. Deep Himanshu Desai case. आगे इसमें देखेंगे scope and extent of work for PCS in certification of annual return. Role and prudence of PCS. A practicing company secretary before pre-certifying or certifying the annual return must carry out the detailed scrutiny and cross-verification. PCS should remember that annual return capture all key corporate events, है ना. PCS must understand implication, legal compliances, consequences. Certification is not mechanical, it involve professional judgment, diligence and accountability. आगे इन्होंने यही बात बोली है कि it is to be covered under section number 92 of Companies Act 2013 and Company Secretaries Act 1980 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. जैसे कि मैंने आपको बार बार यही बात बताई है कि हमारा जो सेक्शन नंबर 448 है वो बार बार यही फोकस कर रहा है. 448 का कहना है, देखो आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है. किस चीज की जिम्मेदारी दी गई है कि आप सर्टिफाई करोगे, लेकिन आपने अगर रॉन्ग सर्टिफिकेशन किया है ना, आपने अगर रॉन्ग सर्टिफिकेशन किया तो ऑब्वियस सी बात है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाएगा ही. क्या कि हम तो आपके भरोसे काम चला रहे हैं कि आप जो चीजें करोगे वो सही कर रहे होंगे, सब चीजें सही हो रही होंगी. आगे चल के पता चला कि आपने जो काम किया वो सही था ही नहीं, उसमें तो बड़े इश्यूज हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि आप ये चीज सही नहीं कर रहे, ये चीज सही नहीं है, तो आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा ताकि आपको देख के इन फ्यूचर तो बाकी के लोग हैं वो इस तरीके के काम ना करें. प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल स्टैट्यूटरी रजिस्टर रिजोल्यूशन रिटर्न इज फाइल्ड.
PCS may rely on certified copies, management certificates, RTA confirmations. Independent review, maker checker concept is advised to reduce oversight. ये सारे के सारे आपके केस लॉज थे इसमें. अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अब इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स PCS मस्ट वेरीफाई बिफोर सर्टिफिकेशन. डॉक्यूमेंट्स PCS मस्ट वेरीफाई बिफोर, क्या बोला इन्होंने, बिफोर द सर्टिफिकेशन. कोर गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स, एक तो MOA और साथ में AOA, मतलब ये आपको फोकस करना बहुत जरूरी है. फॉर्म एंड रिसीट्स फाइल विद ROC. जितने भी फॉर्म और रिसीट्स हैं जो आपने ROC को फाइल किए हैं वो भी चेक करना बेहद ज़रूरी है. जितने भी फॉर्म और रिसीट्स हैं वो भी चेक करना बेहद ज़रूरी है. फॉर्म एंड रिसीट्स, एक सेकेंड. हाँ जी, तो फॉर्म एंड रिसीट्स की हमने बात करी कि आपने जो फॉर्म और रिसीट्स फाइल किए ROC को, वो साथ में इन्होंने कहा स्टैट्यूटरी रजिस्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स MGT 1 सेक्शन 88, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स MGT 2, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP अंडर सेक्शन 170, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस जो हुए हैं अंडर सेक्शन 188, रजिस्टर सेक्शन 90 भी आ जाता है, रजिस्टर ऑफ SBO, रजिस्टर ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट. जितने भी तमाम रजिस्टर्स बनाए जाते हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे. इट्स नॉट एन इजी टास्क कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दोगे, उसमें आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा. ठीक है जी. मीटिंग एंड गवर्नेंस रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, मिनट्स ऑफ बोर्ड एंड जनरल कमेटी, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, नोटिस, एजेंडा, अटेंडेंस रजिस्टर्स ऑफ मीटिंग, financial compliance records, corporate actions and approvals, practical protocols for PCS, letter of engagement, board resolutions हैं, maintain scan physical copies है ना, early appointments, ये सारी चीजें देखेंगे. अगर हम इसकी क्रक्स समरी की बात करें बच्चों, अगर हम इसकी क्रक्स समरी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्रक्स समरी की अगर हम बात करें तो PCS सर्टिफिकेशन इज इक्वल्स टू स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन प्लस साथ में क्या आ जाती है बच्चों, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मस्ट चेक ऑल रजिस्टर, रिजोल्यूशंस, रिटर्न, फाइनेंशियल अप्रूवल्स एंड कॉर्पोरेट एक्शन, मेकर चेकर मैकेनिज्म एंश्योर रिलायबिलिटी, साइनिंग अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन 1, डायरेक्टर प्लस CS सर्टिफाई बाय 92, रॉन्ग सर्टिफिकेशन इनवाइट पेनल्टी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड लायबिलिटी. आगे अगर हम बात करें बच्चों टाइम लिमिट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. अब ये भी जरा समझ लीजिए. यहाँ पे इन्होंने बोला है स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन 4, एवरी कंपनी मस्ट फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न विद इन हाउ मेनी डेज, दैट इज टू बी 60 डेज. 60 डेज कहाँ से चेक करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, और अगर AGM नहीं हुई है तो लास्ट ड्यू डेट ऑफ AGM. ठीक है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द
AGM is to be held and due date and just to file the statement of reason, लेकिन आपको फाइल जरूर करना होगा। मान के चलिए आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग रिटर्न? पेनल्टी, कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी है 10,000 एंड कंटिन्यूइंग फेलियर्स 100 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख। Consequences for director penalty as above liability under section 92(5), disqualification section 164(2)(a). If company fails to file financial statement or annual return for 3 continuous financial year, then every person who is or has been director is disqualified. Penalty for misstatement यहाँ पे 448 में पहले से ही आपको बताती आ रही हूँ। क्लास एक्शन सूट हो सकता है अंडर सेक्शन 245 फ्रॉडलेंट कंडक्ट का। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंपनी, कंपनी को वाइंडिंग अप में भेजा जा सकता है अगर डिफॉल्ट है, 5 साल लगातार उसने फाइल नहीं करा, कंपनी इनएक्टिव हो सकती है, डॉर्मेंट स्टेटस मिल जाएगा, कंपाउंडिंग पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमने बात करी इसमें टाइम लिमिट और कॉन्सिक्वेंसेस की। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू बी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हेन AGM इज नॉट हेल्ड। अगर AGM नहीं होती तो कैसे फाइल करो?